हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं विरत दुबे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक विशेष रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट UN की है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रस्तुत की गई है और ये रिपोर्ट बाल श्रम, जाति और गरीबी पर आधारित है। खास बात यह है कि इसमें भारत का नाम भी लिया गया है। तो जब यहाँ पर भारत का नाम ले लिया गया तब तो ये रिपोर्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यदि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, किन्होंने बताई हैं, किस आधार पर बताई हैं और क्यों इसके किस प्रकार के लक्षण दिखे होंगे, इन सब चीजों पर विस्तृत चर्चा होगी और सेशन के अंत तक इसीलिए आप बने रहिएगा, समझिएगा चीजों को हमारे साथ में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष प्रतिवेदक की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं और इन्हीं की निगरानी में ये रिपोर्ट तैयार करी गई है और इनका नाम है तोमोया बोटाकाटा। ठीक है, तो आपको ओबोकाटा, तो तोमोया ओबोकाटा के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है उसमें सिर्फ भारत का ही नाम नहीं है, दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन किस वर्ग के लोगों के ऊपर आधारित है ये? तो एक तो बाल श्रम के ऊपर विशेष टिप्पणी करी गई है इसमें। दूसरा, जो जातीय भेदभाव हैं न सिर्फ भारत में, न सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों में, बल्कि दूसरे देशों में भी। हालांकि ये रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, यानी कि उपलब्धता थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा गरीबी पर भी इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, या इस रिपोर्ट में कहा गया। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल श्रम, जाति आधारित भेदभाव और गरीबी को निकटता से जोड़ करके देखा गया है। तो ये बात यहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, तो इन सभी शब्दों का हमारे देश से भी बड़ा निकटतम संबंध है। लेकिन रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इन तीन विशेष जो कह सकते हैं कि कैटेगरीज हैं, वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई? एक बाल श्रम की कैटेगरी हो गई। बाल श्रम का मतलब हो गया ऐसे बच्चे जो अभी 14 साल से कम उम्र के हैं या 14 साल के आसपास तक हैं। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में तो 17 साल की उम्र तक की भी बात करी गई है, 5 से लेकर के 17 साल तक की बात करी गई है। लेकिन यहाँ हमारे कंट्री में अगर हम देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे। लेकिन यहाँ 17 वर्ष तक के बच्चों को भी बच्चे मानते हुए अगर देखा जाए तो बाल श्रम के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार है। तो वो जिनकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है वे बाल श्रम में इन कह सकते हैं कि इंक्लूडेड हैं या फिर जुड़े हुए हैं, उनके लिए है एक कैटेगरी ये है। दूसरा जाति आधारित है। तो जब जाति आधारित होती है तो इसमें अपने आप गरीबी टर्म जुड़ता है। हालांकि गरीबी को हम थोड़ा अलग तरीके से भी देख सकते हैं। तो जाति आधारित में जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दूसरे पिछड़े वर्ग वगैरह हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। वर्ड में भी इसी तरीके की लाइनअप की गई है, जैसे कि छोटे काम करने वाले लोग हैं या फिर गंदे काम करने वाले लोग हैं या फिर परंपरागत तरीके से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता को जो झेलने का प्रयास करते हैं या झेलते रहते हैं, उस वर्ग के जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जाति आधारित कैटेगरी के अंतर्गत। और गरीबी में जिनके पास में कह सकते हैं धन की या धन की कमी या अभाव है, ऐसी कैटेगरी के लोगों को रखा गया और वो भी बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है रिपोर्ट में निकटता शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, उसका रीजन यही है। आप तीनों टर्म्स को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी जगह पर आप बाल श्रम किस कंडीशन में देखते हैं? क्या आप कभी किसी उच्च घराने के व्यक्ति के बच्चे को बाल श्रम करते हुए देखते हैं? अमूमन नहीं देखते। अमूमन क्या नहीं देखते हैं भाई, किसी भी बड़े घराने के व्यक्ति के बच्चे जो है बाल श्रम क्यों नहीं करते? ठीक है, तो वो बाल श्रम में नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गरीबी जो है वो बाल श्रम और गरीबी एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये UN की रिपोर्ट में कहा जा रहा है और ये है भी ऐसा। दूसरा, जो जातियां हैं जो परंपरागत तरीके से जिन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे भारत में तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक स्ट्रिक्टली इसको लागू करवाया जाता है, जिसमें फोकस किया जाता है बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 17 पर, आर्टिकल नंबर 15 पर। तो ये सब छुआछूत के को अंत करते हैं या अस्पृश्यता का अंत करते हैं। इसके अलावा जातीय भेदभाव का अंत करते हैं, लैंगिक भेदभाव का अंत करते हैं। लेकिन जहां ये परंपरा से चीजें चली आ रही हैं तो किस जगहों पर आपको लैंगिक भेदभाव दिखेगा? वही ना जहां गरीबी है, और वहीं के लोग ही जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव को झेलते हैं।
क्या कभी किसी उच्च वर्ग में आपने जाति आधारित भेदभाव देखा है? नहीं देखा होगा। जब वर्ग उच्च हो जाता है तो जातियां समाप्त हो जाती हैं अपने आप। इसीलिए यूएन ने इन तीनों को क्या करके देखा है, निकटता से देखा है या निकटता से जोड़ा है और यह समझाने का प्रयास किया है। मानवाधिकार परिषद के विशेष प्रतिवेदक तोमाया ओबोकाटा ने दास्ता के समकालीन रूपों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैंने रिपोर्ट के उस की पॉइंट को समझा दिया कि क्यों निकटता है उसमें। अब आप यहां समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन से इश्यूज उठाए हैं और किस आधार पर उठाए। जैसे सबसे पहली बात यहां पर करी गई है, अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाली दास्ता के वर्तमान मुख्य कारणों में भेदभाव की गहरी जड़ें एवं अन्य कारक मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इस पर ही डिस्कशन किया है आपसे, थोड़ी देर पहले मैंने इस पर ही आपसे बात किया है और बताया है कि यहां पर माइनॉरिटीज का मतलब क्या है। मतलब ये कई सारे जो देश हैं, माइनॉरिटीज जो है केवल हमारे देश में ही नहीं है, ध्यान यहां रखने की बात है। अब इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को राइट्स इंडिया में क्यों दिया गया है, क्योंकि विश्व में अल्पसंख्यक जो है ना उसे थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। हालांकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रजातांत्रिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोकतांत्रिक गतिविधियां अन्य कंट्रीज में बढ़ रही हैं, वैसे वैसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच की खाई को कम किया जा रहा है उनके राइट्स को लेकर के। ठीक है, उनके राइट्स को लेकर के ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश में ही ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों को ज्यादा राइट्स दे दिए जाएं और अल्पसंख्यकों को कम दिया जाए। लेकिन कई कंट्रीज में परंपरागत तौर पे ऐसा होता रहा है, हमारे देश में भी पहले कभी होता रहा था। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रभावित कौन कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है बेसिकली अगर देखा जाए तो दास्ता। मतलब इस कैटेगरी में या इस वर्ग में जो स्लेवरी है ये बड़ी आसानी से हो जाती है, दास्ता या गुलामी जिसे कहते हैं। और ये दास्ता या गुलामी आज से नहीं है, परंपरागत है। यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा, बहुत ही शानदार मूवी थी, आप लोगों ने शायद देखी ही होगी, बाहुबली। उसमें दास्ता को किस तरीके से दिखाया गया है, उसमें एक है ना वो कटप्पा कैरेक्टर है, तो आप देख सकते हैं कि ये राज परिवार से चली आ रही है और दास्ता अपने इस लेवल तक पहुंच गई है कि जो व्यक्ति दास है वो दास बनने में ही खुश है। ऐसे में बड़ी आसानी से उसके राइट्स को वायलेट किया जा सकता है, अर्थात उसके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया जा सकता है या फिर होता रहता है वगैरह वगैरह। तो उस चीज को यहां पर रेज किया गया है कि भेदभाव की गहरी जड़ें हैं और उसके कई सारे अन्य कारक हैं, जिसमें एक कारक मैंने अभी आपको बताया, परंपरागत तरीके से या वंशानुगत तरीके से प्रोपगेशन जो हुआ है इन चीजों का वो। ठीक है, रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, कई बार ये भेदभाव ऐतिहासिक विरासतों, जैसे अभी जिसके बारे में मैंने बात करी यही ऐतिहासिक विरासत है। आपने देखा कि उस मूवी में भी इसी टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उसका मिसयूज कई बार जो है वो किया गया था। वो कौन कैरेक्टर थे, भल्लाल देव ना, उनके द्वारा, राइट। तो जैसा कि दास्ता और उपनिवेशवाद इसका कारण होता है। उपनिवेशवाद की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स हमें इंडिया में बहुत उस समय तक मिलते थे जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे। और आपको मालूम ही है कि ब्रिटिशर्स के लिए, अभी हम कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने 15 अगस्त मनाया और हमने कहा कि हम आज़ाद हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने आप ही लागू हो जाता है कि हम पहले गुलाम थे या आज़ाद नहीं थे। तो जो गुलामी वो उस समय कर रहे थे हमारे देश के लोग, या हमारा देश जिस गुलामी को झेल रहा था वो क्या था, कोलोनाइजेशन था। इसी को उपनिवेशवाद आप बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद भी कई बार इन चीजों को प्रोपोगेट करता है, बढ़ावा देता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। बाल श्रम 5 से 17 आयु वर्ष के बच्चे, देखिए यहां पर 5 से 17 आयु वर्ष के बच्चे हैं। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको यहां पर भ्रमित किया जा सकता है कि हाल ही में जो यूएन की तरफ से रिपोर्ट बाल श्रम के ऊपर जारी करी गई है उसमें बाल श्रम की आयु क्या ली गई है, 6 से 14 वर्ष या 5 से 17 वर्ष ऐसे करके। तो आप ध्यान रखेंगे 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें इंक्लूड किए गए इस बाल श्रम में, चाइल्ड लेबर में, राइट। तो बाल श्रम 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों में इससे सबसे खराब स्वरूपों सहित दुनिया के सभी क्षेत्रों में मौजूद है। मतलब ये जो आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने अभी आपको जो दास्ता बताया, दास्ता यानी कि एक प्रकार की गुलामी, गुलामी का ही एक रूप बाल श्रम है। आखिर कोई भी बच्चा बाल श्रम कब करता है, और जो भी बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं क्या वो गुलाम नहीं है? आपने अमूमन ही किसी भी होटल में, किसी छोटे होटल या ढाबे वगैरह में आप जाएंगे तो वहां छोटू देख लेते हैं आप, और एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक अब्यूजिंग लैंग्वेज सा प्रोड्यूस होता चला जा रहा है। किसी को भी आप किसी भी तरीके से छोटू कह के बुला देते हैं।
एंड आई रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, इस माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कृपया ये करने की आदत ना डालिए, ये गंदी बात है। पहली बात तो हमें किसी भी प्रकार से बाल श्रम को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर देते हैं तो आप अपने आप को मालिक और सामने जो बच्चा आपकी किसी कारण से सेवा करने आया है, आप उसे उसके होने का एहसास करा देते हैं कि वो क्या है। तो ये मत कराइए, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, आपको ये पता चल गया कि ये जो दास्ता है उसके एक कारणों में सबसे खराब रूप जो देखने को मिल रहा है वो सबसे खराब रूप बाल श्रम में देखने को मिल रहा है। अभी आगे जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने बाल श्रमिक मौजूद थे, और भारत में बाल श्रम निषेध अगर है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, और इसके लीगल प्रोविजंस भी अगर कुछ हैं तो उसके बारे में भी हम अभी सेशन के अंत में चर्चा करेंगे, तो आप वहां तक बने रहिएगा। एशिया और प्रशांत की बात करी गई है। एशिया और पैसिफिक जोन जो है, एशियो पैसिफिक जोन जो है, तो एशिया और प्रशांत, मध्य पूर्व अमेरिका और यूरोप में 4 से 6% बाल श्रम मौजूद हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यहां नोट करने की बात यह है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाल श्रम में आयु क्या ली गई है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में यह पॉइंट जरूर रखा जा सकता है कि एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व अमेरिका और यूरोप में इसकी जो रेंज है वो कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत है, 4% से 6% तक है। यानी कि इन जगहों पर 4 से 6% उनकी टोटल पॉपुलेशन का जो लोग हैं वो बाल श्रम अभी भी कर रहे हैं। जहां बाल श्रम 1 भी प्रतिशत नहीं होना चाहिए, वहां 4 से 6% एक बड़ी बात है। अब इनमें भी जब हम यहां पर, ये तो हम एशिया और प्रशांत, पूर्व मध्य अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं। अब भारत जो है हमारा साउथ एशियन कंट्री है, तो स्वाभाविक सी बात है वो किन्हीं रेंज में पड़ने लगा होगा अब। लेकिन अगर हम अफ्रीका में चले जाते हैं, ये स्थिति डेंजरस टू डेंजरस स्टेट में चली जाती है, मतलब कि अत्यंत भयावह स्थिति में चली जाती है। और ये स्थिति आपको स्पष्ट रूप से यहां पर देखने को मिल भी रही होगी, जिसमें उप सहारा अफ्रीका प्रांत के जो क्षेत्र हैं या उप सहारा रीजन के जो एरियाज हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि ये दर 23.9% है। यानी कि हर 100 में से लगभग 24 बच्चा, हर 100 में से लगभग 24 बच्चा बाल श्रम कर रहा है उप अफ्रीकन एरिया में, उप सहारा अफ्रीकन रीजन में। मसलन आप कह सकते हैं लगभग 1/4 लोग जो है बाल श्रम यहां पर कर रहे हैं। कितना बड़ा डेटा है ये, अगर हम अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और अगर हम संपूर्ण अफ्रीका की बात करते हैं तो यहां पर भी आंकड़े बहुत बड़े हैं, जो कि 21% के आसपास हैं, 21% के आसपास हैं, 21.6%। तो ये भी एक रिपोर्ट में बात कही गई है। अब हम भारत में गरीबी की बात कर लेते हैं अगर थोड़ा बहुत। ये सब रिपोर्ट के रेफरेंसेस से ही चीजें कही जा रही हैं। भारत में बाल श्रम, जाति आधारित भेदभाव और गरीबी बारीकी से जुड़े हुए हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से दिया गया है। लेकिन ये जो बाल श्रम है, ये जो जाति आधारित भेदभाव है और ये जो गरीबी है, ये जो इंटरकनेक्टेड है बहुत ही अच्छी तरीके से, ये न सिर्फ भारत में है बल्कि दूसरे प्रांतों में भी हैं, और उनके नाम यहां पर लिखे गए हैं, जैसे कि अंगोला, कोस्टा रिका, होंडुरास और कजाकिस्तान। यहां पे अल्पसंख्यकों और प्रवासी बच्चों में बाल श्रम देखने को मिल रहा है। यहां मैं एक चीज और आपको जोड़ देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में जिस तरीके की ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके की भूगोल का इस्तेमाल किया गया है, उसके आधार पर आप जब इसको रीड करिए तो अपने साथ एक मैप भी रखिएगा, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट को आधार बना करके आपसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है कि अंगोला लैंड के बारे में पूछा जाए या कोस्टा रिका के बारे में पूछा जाए, और फिर आप सोचेंगे कि ये तो न्यूज में भी नहीं थे, ये कोस्टा रिका और अंगोला और ये होंडुरास और कजाकिस्तान ये न्यूज में नहीं थे, तो फिर इनका इस्तेमाल यहाँ पर क्यों ज्योग्राफी में किया जा रहा है। तो इस तरीके से किया जा सकता है, यूपीएससी के पैटर्न में इस तरीके की चीजें रखी जाती हैं। सो यहां पर 2 कैटेगरीज अंडरलाइंड है, एक तो अल्पसंख्यक और दूसरे प्रवासी बच्चे। यानी कि चाइल्ड लेबर जो है इन जगहों पर ज्यादा कहां देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है माइनॉरिटी क्लास में, और दूसरा देखने को मिल रहा है जो कि प्रवासी जो बच्चे हैं किसी भी कंट्री में, उसके लिए देखने को हमको मिल रहा है। तो इन जगहों पर आपको बाल श्रम थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे कुछ नीतियां हो सकती हैं, जैसे कि यह भी बताया गया रिपोर्ट में कि इसके पीछे कुछ कारक हैं, जैसे कि सार्वजनिक जो नीतियां हैं
वो कहीं ना कहीं इनका अनदेखा करती हैं इसका। और तमाम सारे कंट्रीज में जो राष्ट्रीय बजटीय सिस्टम है, राष्ट्रीय बजटीय प्रणाली जो है, या बजटीय आवंटन का मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो बजट जाना चाहिए वो उतना नहीं जाता है, उनके इंप्रूवमेंट के लिए उतना नहीं जाता है। कहीं ना कहीं सरकार इनको अनदेखा करती हैं। बाल श्रम के ऊपर कम पैसा खर्चा कर रही हैं इन कंट्रीज की सरकारें। जातीय मतभेद को दूर करने के लिए कम पैसा खर्चा कर रही हैं इन जगहों की सरकारें। ये बात एक तो इसलिए ये चीज हमको देखने को मिल रही है, एक तो कारण ये है। दूसरा, गुलामी के जो परंपरागत रूप हैं और जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले हैं, न्याय और उपचार तक इनकी पहुंच जो है वो बहुत सीमित है। यानी कि ये वो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेटेड जब होते हैं तो उनको इससे किस प्रकार के नुकसान होते हैं, यानी इनके डिस्क्रिमिनेटेड होने से क्या क्या नुकसान है, अर्थात जब इनके प्रति भेदभाव किया जाता है तो इस भेदभाव से उन पर क्या क्या असर पड़ सकता है। एक तो कहीं ना कहीं ये परंपरागत रूप में जारी होते हैं। अगर मैं आज की डेट में कहूं कि भारत में एक भी बच्चा बाल श्रम कर रहा है तो क्यों कर रहा हो सकता है? कई बार बाल श्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। स्वयं ही जो कुरीतियां होती हैं ना, कभी कभी कुरीतियां अपने रूप को इतना ज्यादा बना ले जाती हैं कि व्यक्ति उन कुरीतियों को फॉलो नहीं जब करता है तो उसे लगता है कि वो अन्याय कर रहा है। इसके कई एग्जाम्पल्स इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पर्दा प्रथा है, तो प्राचीन समय में लोग जब पर्दा नहीं करते थे तो जो लोग पर्दा, जैसे स्त्रियां पर्दा करती थी, तो जो स्त्री पर्दा नहीं करती थी उसे खुद भी शर्म आ जाती थी कि अरे मेरा तो पर्दा ही नहीं रहा। एक ये कंडीशन है। सती सिस्टम इसी तरीके से स्वयं ही स्वीकार करने लगे थे लोग कि हमारे पति के डेथ के बाद हमें भी मर जाना चाहिए, सती हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से जो गरीबी है, जो दास्ता है, जो बाल श्रम है और ये जो छोटे कार्य करने की चुनाव की जो मजबूरी है, ये सब ऐसे परंपरागत तरीके से आती रहती हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि इनको इनके मानव अधिकार जो हैं वो ना तो मालूम होते हैं और ना ही मिल पाते हैं। इसलिए आसानी से इनका मानव अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। और जब मानवाधिकार के उल्लंघन होते भी हैं तो वो न्याय और उपचार जो उससे रिलेटेड होने चाहिए उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है, और इसकी वजह से वो उनकी पहुंच जो है न्यायालय तक या कानून तक बहुत कम रहती है। और इस कारण भी ये आंकड़े बने रह जाते हैं। भाई कानून कहता है कि आप हमसे सहायता मांगने आओगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है ना कि जब हम कानून से सहायता मांगने जाएंगे, आप सहायता मांगने जाना चाहिए यही हमको नहीं मालूम है। मेरे प्रति अपराध हुआ, मतलब मेरे प्रति कोई अपराध किया गया है, मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे कोर्ट जाऊंगा? आप बताइए, है ना? तो ये चीज वो कंटिन्यूशन में रह जाएगी। तो ये भी एक कारण यहां पर बताया गया है। दूसरा ये भी बताया गया है कि तमाम प्रकार के सोर्सेज ऐसे हैं जो रूढ़िवादी प्रथाओं को लगातार कंट्रीज में जारी करके रख रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करने का एक ये भी कारण हमको देखने को मिलता है। जैसे कि पाठ्यपुस्तक में कई जगहों पर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, मीडिया में देखने को मिल जाती हैं, इंटरनेट में देखने को मिल जाती हैं, और इस पर रिफॉर्म्स हालांकि चलते रहते हैं, लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये बिल्कुल नहीं। काम और वंश के आधार पर भेदभाव होता है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण मैं भी आपको दूंगा। काम और वंश के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव एक उदाहरण है। यह स्थिति कई बार उन्हें विरासत में मिलती है और उन्हें अस्पृश्य और दूषित बनाती है। इसके बारे में अगर मैं आपसे कहूं, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, तो इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण मैं आपको दूंगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नतीजन ऐसे लोगों को विरासत में मिले व्यवसायों या अपमानजनक या खतरनाक काम छोड़ने की सीमित स्वतंत्रता होती है और न्याय तक पर्याप्त पहुंच के बिना अक्सर ऋण बंधन के अधीन ये होते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर रिपोर्ट के दिखाए हैं, ये रिपोर्ट की भाषा जो उसमें लिखी हुई है वो मैंने आपको बताई है। इसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आपने सीवर सोखते में सफाई करने वाले व्यक्तियों को देखा होगा। आप कभी विचार करिए कि ये कौन लोग होते हैं। ये जो सड़क पर झाड़ू लगा रहे होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के तरफ से आने वाले जो लोग हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये जो जगह जगह पर जाकर के जो छोटे छोटे कार्य कर रहे होते हैं, मैला ढोने का कार्य कर रहे होते हैं, सफाई करने का कार्य कर रहे होते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये वो लोग नहीं हैं जो पीढ़ीगत, यहां पर जो बात लिखी है इन्हें विरासत में मिली होती है ये स्थिति? और मजे की बात तो ये है कि ये जो कार्य कर रहे हैं, मैंने बताया ना, काम और वंश के आधार पर,
आपको भी मालूम है कि एक पर्टिकुलर वंश के लोग होते हैं जो काम करते रहते हैं, मतलब कई बार ऐसी संख्या देखने को मिलती है, कई बार, अमूमन बल्कि कह सकते हैं। एक आध कोई ऐसा उदाहरण हो तो मैं नहीं कह सकता। काम और वंश के आधार पर, ठीक है ना, तो काम और वंश के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है। ऐसी कई बार विरासत में उनको मिल रही है। अस्पृश्यता और दूषित कार्य ही तो है ये। अस्पृश्य कौन करना चाहेगा? एक एक कह सकते हैं कि संभ्रांत जो व्यक्ति होते हैं वो ये काम क्यों नहीं करना, वो तो गंदगी फैलाना उनको उनके लिए आसानी होती है। आप में से कई लोग हो सकता है, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर हो सकता है आप में से कई लोग हैं सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, गंदा करते रहते हैं उसे, ये बड़ा ईजी होता है। लेकिन कह दिया जाए कि वहां से उठा दो तो बड़ा अपमानजनक महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वे कहीं पर भी जाकर के खाते पीते हैं और खाना पीना, स्ट्रीट वेंडर्स की दुकान में तो अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो वहां जाएंगे, खाएंगे, वहीं खा करके फेंक देंगे बगल में। कई बार लोग थोड़ा सा अच्छा प्रयास करते हैं कि भाई चलिए हमने अपना बर्तन उठा करके डस्टबिन में डाल देना है, तो कई बार डस्टबिन में डालते समय वो नीचे गिर जाता है। क्या आप में से किसी की हिम्मत होती है कि उसे उठा करके दोबारा डस्टबिन में डाल दें? तो ये सब चीजें जो हैं विरासत में आने शुरू हो जाती हैं, और वहीं पर थोड़ी देर में आप खड़े रहिए तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति आएगा, वो खुद डस्टबिन को उठाएगा और उठा करके ले जाएगा। तो एक व्यक्ति जो अपने ही द्वारा फैलाए गए कूड़े को दोबारा नहीं उठा पा रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो किसी के द्वारा फैलाए गए कूड़े को बड़ी ही तल्लीनता से अपना काम मानते हुए बड़ी स्वच्छता से, सफाई से उसे हटा के ले जा रहा है। तो वो कौन है वो दो लोग? इस पर रिपोर्ट कहीं ना कहीं फोकस कर रही है, और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें भी इसमें सुधार लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि ये क्यों इससे दूर रह जाते हैं। वर्ग, लिंग और धर्म जैसे के अतिरिक्त अंतर विरोधी कारक भी जाति की वास्तविकताओं को प्रभावित करते हैं, जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा ही था। अब बात कर लेते हैं दक्षिण एशिया की, जिसमें प्रमुख रूप से भारत शामिल है। ठीक है ना, प्रमुख रूप से भारत शामिल ही है, आपको मालूम है दक्षिण एशियाई कंट्री है। तो दक्षिण एशिया में दलित महिलाओं को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगेन फिर रिपोर्ट में इस चीज को कोट किया गया है। कितनी बड़ी बात है, यहां पर दलित महिलाओं को गंभीर रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से विकल्पों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। ये ज्यादातर घरों में जो मेड लगाई जाती हैं, कौन होती हैं ये? ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि अन्य वर्ग के लोग भी आते होंगे या आने लगे होंगे, लेकिन फिर वो जो आने लगे होंगे फिर वो गरीब परिवार से होंगे। तो अल्टीमेटली बात वहीं पहुंच जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला टर्म हटा दीजिए, इसके बाद ये सोचिए कि कौन सी महिलाएं होती हैं जिन्हें दक्षिण एशिया में गंभीर रूप से इस तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। और क्या आपने कभी देखा है कि किसी संभ्रांत परिवार की महिलाएं इस तरीके के कार्य करने जाती हों? रेप्यूटेड काम करने के लिए जरूर जाती होंगी, लेकिन इस तरीके के काम करने के लिए नहीं। और जो महिलाएं एक तो वो काम करती हैं इस तरीके से, जो कि अस्पृश्य कार्य है, जो कि दूषित कार्य है, जो अभी रिपोर्ट में कहा गया पीछे, और फिर उसके बदले उनके पास में अपने विकल्पों को बदलने का अवसर भी नहीं है। एक बार जो इस फील्ड में, एक और फिल्म का मैं आपको नाम ले दे रहा हूं यहां पर। फिल्में कई बार हम लोगों को आईना दिखाती हैं, और बचपन से ही सीखते आए हम लोग कि फिल्में जो है वो संसार या दुनिया का आईना होती हैं। आप लोगों ने गंगूबाई फिल्म देखी होगी स्वाभाविक रूप से, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसमें भी इस चीज को ही कोट किया गया, यही स्टेटमेंट है जिसको कोट किया गया उस फिल्म में। तो एक बार व्यक्ति अगर उस पेशे में चला गया, उसके बाद वापस आने का मौका ही नहीं है। यानी कि विकल्प ही समझ, जैसे आप कोई जॉब करते हैं, आप उस जॉब को स्विच कर देते हैं, अगर आपके पसंद का नहीं है, आपको दूसरा अवसर कहीं मिलता है अच्छा, तो आपके पास तो अवसर है। क्या इस तरीके के कार्य करने वाली महिलाओं के पास में ऐसे अवसर होते हैं क्या? बहुत कम। वही यहां पर कहा जा रहा है, परिणाम स्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से विकल्पों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। तुम यहां नहीं बैठोगे, तुम मेरे समाज, मतलब पूरे समाज से ही बाइकआउट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दक्षिण एशिया में दलितों जैसे काम और वंश के आधार पर भेदभाव करने वाले लोगों में बंधुआ मजदूरी का प्रचलन भी जारी है। तो एक और टर्म यहां पर आपके साथ जुड़ गया है, जो कि दास्ता है, जो कि गरीबी है, बाल श्रम है, के साथ साथ एक और टर्म यहां पर जुड़ रहा है जो कि है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मालूम है किसे कहते हैं? इसे फोर्स्ड लेबर कहा जाता है, इंग्लिश में फोर्स्ड लेबर कहा जाता है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं
बंधुआ मजदूरी का मतलब ये हो गया, इसमें एक सबसे घातक बात ये होती है कि आपसे काम कराया जाता है, उसके वेजेस ही नहीं दिए जाते। बेगारी कह सकते हैं आप, आपसे बेगारी कराई जाती है, खरीद लिया जाता है लोगों को और उनसे उनका काम जो है वो करवाया जाता है। इसको मानव तस्करी के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके की खतरनाक चीजें हैं भाई। एक देश का जिक्र हुआ है भारत के अलावा, और वो देश है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बांग्लादेश में दलितों और उनके निर्दिष्ट जाति के स्थिति के परिणाम स्वरूप कुछ प्रकार के श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और शहरी क्षेत्रों में उन्हें अशुद्ध नौकरियों का काम कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया, जैसे कि झाड़ू लगाना, मृतकों को दफनाना, ये सब का। मुख्य रूप से दलित महिलाएं जो हैं उन्हें मैला ढोने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की गुलामी वहां हो रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा स्टेटमेंट पे नहीं आएंगे। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि उन्हें किस प्रकार से रिपोर्ट में चीजें रखी गई हैं, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी स्थिति में उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो ओबोकाटा ने रिपोर्ट में आगे क्या कहा है, एक और टर्म जोड़ दिया है, पांचवा टर्म जुड़ गया है, और वो क्या है, बाल विवाह। इसमें एक और टर्म जुड़ गया है जो कि क्या है, बाल विवाह, यानी कि चाइल्ड मैरिज। हालांकि इसके उपयोग जो हैं, जो दक्षिण एशियाई प्रदेश हैं उसमें थोड़े कम है, और खासकर भारत में कम है, लेकिन अन्य में जगहों पर है। तो ये जो समुदाय जो पीछे हमने बात करी है, इन समुदायों में बाल विवाह की वृद्धि दर देखी गई है। अब आप सोचिए कि जहां बाल श्रम हो रहा है वहां बाल विवाह तो आसानी से हो जाएगा ना, हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड की जबरन विवाह इकाई द्वारा एक डेटा एकत्रित किया गया है, या एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जबरन विवाह अधिकांश मामले में पाकिस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और सोमालिया में संबंधित हैं। तो आपसे अगर कहा जाए कि यूएन की जो ताजा रिपोर्ट है, क्या उसके अनुसार भारत में बाल विवाह के मामले देखे गए हैं, तो आप देख सकते हो कि उसमें भारत का नाम भी शामिल है। या हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री का नाम नहीं लिखा गया है इसमें, तो इन कंट्रीज का नाम इसमें शामिल है, जैसे पाकिस्तान, और उसके अलावा पाकिस्तान का नाम विशेष रूप से लिखा गया है, लिखा गया पाकिस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान में तो विशेष रूप से, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और सोमालिया में संबंधित यहां पर दिखाई देता है। इसके अलावा कंबोडिया, भारत, कजाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम सहित एशिया में महिलाओं और लड़कियों की जबरन शादी एक चिंता का विषय, तो ये भी एक स्टेटस हमको वहां पर देखने को मिला, इसके ऊपर भी चर्चा मैंने करी। अब यहां पर मैं बाल श्रम जो था, उस बाल श्रम के 2011 के आंकड़े में आपके सामने रख देता हूं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या जो है वो 10.1 मिलियन है। 2011, हालांकि इसमें अब सुधार हो चुका होगा, लेकिन अभी तो रिसेंटली कोई सेंसस हुआ नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10.1 मिलियन रही है, ये बात ध्यान रखना है। इनमें में से 56 लाख जो हैं वो मेल हैं, यानी कि लड़के हैं, और 45 लाख जो हैं वो लड़कियां हैं। ये चीज आपको 2011 की जनगणना मिलेगी। अब जब बाल श्रम की बात हुई है और जब बात हुई है जातिगत भेदभाव की, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। जैसे अगर हम कानूनी प्रावधान देखें या संवैधानिक प्रावधान देखें, तो सबसे पहले अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी प्रकार का बलात् श्रम निषेध है। अनुच्छेद 23 और 24 दो जो है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है, खासकर अनुच्छेद 24, खासकर कौन सा, अनुच्छेद 24। 23 जो है वो बलपूर्वक श्रम का जो है वो निषेध करता है। बलपूर्वक श्रम का निषेध का मतलब, जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया था कि बेगारी वाला जो स्वरूप बताया था, वो बलपूर्वक श्रम के अंतर्गत आता है। तो वो निषेध है, मना है, वो नहीं किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बाल श्रम का निषेध है। इसका मतलब ये हुआ कि बाल श्रम को अन्य जो श्रम है उसमें तो इंक्लूडेड है, ये उससे अलग भी एक स्टेटस बना करके दिया गया है। उसका रीजन भी है। अब ये कह दिया जाए कि 5-6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों से जो है बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। अगर ये स्टेटस ना दिया गया होता, यही दे दिया गया होता,
या इसमें लिख दिया गया होता कि भाई 6 से लेकर 14 नहीं, सॉरी 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे, अगर ये कह दिया जाए कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 14 वर्ष तक की आयु के ऊपर तो रोक लग गया। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर इसमें ये चीज ना इंक्लूड करी जाती, क्योंकि जब हम बलात् श्रम की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया बलपूर्वक किया जाने वाला श्रम, बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक। अब बात यह है कि जो बच्चे होते हैं ये तो बहुत भोले भाले होते हैं, इनसे तो हम प्यार से मनवा करके काम कर लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि कोई हजार्डुअस वर्क है, कोई खतरनाक काम है, तो आप समझदार हैं, आप तो नहीं करने जाएंगे। अब वो काम किसी को कराना है तो वो आपसे कम उम्र के बच्चे या नासमझ जो व्यक्ति है, या जो बच्चे तो नासमझ ही होते हैं, उनसे करवा लिया और उसके बदले उसे पैसा दे दिया, मतलब काम का पैसा भी दिया है और काम भी पूछ करके करवाया है। तो ऐसे में इस बच्चे का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये अनुच्छेद 24 में अलग से नहीं लिखा जाता तो अनुच्छेद 23 तो आधा अधूरा रह जाता, और इस आधार पर हमारे यहाँ बाल श्रम चलता रहता फिर तो, क्योंकि वहां पर सभी लोग यही दुआई देते कि हमने तो बलपूर्वक तो श्रम करवाया नहीं, हमने तो पूछ के करवाया, उसकी इनफैक्ट पैसा भी दिया है, फ्री में भी नहीं करवाया है, तो बच्चों का शोषण होते ही रहता ना। इसलिए यहां पर अनुच्छेद 24 में अलग से यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा या उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 23-24 में संवैधानिक प्रावधान हो गए बाल श्रम से संबंधित और बलपूर्वक श्रम से संबंधित, दोनों से। इसके अलावा आर्टिकल 39 के अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र के दुरुपयोग भी नहीं किए जाएंगे। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 39 की जब हम बात करते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के जो प्रोविजंस हैं, ये हमारे यहाँ डीपीएसपी यानी कि जो राज्यों के जो कह सकते हैं एक तरीके से जो अधिकार हैं, वो कर्तव्य जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व आप जिन्हें कहते हैं। तो अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मसलन एक ऐसे माहौल में रखा जाएगा जिससे कि अब मान लेते हैं कि कोई स्त्री गर्भवती है और अगर किसी ने किसी इंस्टीट्यूट में किसी को अपॉइंट किया है और ये कहा है कि आपसे हम डेली 8 घंटे वर्क लेंगे और उसका हम आपको जो सैलरी कहोगे वो देंगे, या फिर जो भी आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हुई हो, या काम करने के लिए मान लेते हैं कि 20,000 रुपए किसी काम की सैलरी दे दी गई। अब कुछ समय बाद अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो भी क्या वो 8 घंटे काम करेगी? तो ऐसे में हम उससे जबरन 8 घंटे काम नहीं करा सकते। तो फिर एक ये भी सोल्यूशन आ जाता है कि फिर हम काम नहीं करेंगे तो हम पैसा काट लेंगे। तो भाई पैसा भी नहीं काटेंगे। इस चीज को भी प्रिवेंट कहीं ना कहीं किया जाता है, या करने के लिए कानून बनवाने के आदेश देता है या निर्देश देता है डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 39। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा से अधिनियम की बात कर लेते हैं, कानूनी प्रावधानों की बात कर लेते हैं, तो बाल श्रम अधिनियम निषेध और विनियमन 1986 के अनुसार 14 वर्ष तक के कम या उससे कम उम्र के बच्चों से खतरनाक और उद्योगों में उनको हम नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि आप कल कारखाने इत्यादि में उनको नहीं लगा सकते। तो जो आर्टिकल नंबर 24 जो है, उसका कानूनी जामा जो है आपको किसमें देखने को मिलता है? बाल श्रम अधिनियम 1986 में। ठीक है। तो एक तो ये कानूनी प्रोविजन हो गया। दूसरा, 2017 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप बोलते हैं, उसके कन्वेंशन संख्या 138 और 182 यानी कि 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यानी कि इन दो कन्वेंशंस में भारत ने ये एश्योरिटी दी है कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ भारत में जो बच्चे हैं वो किसी भी हजार्डुअस वर्क्स में इनबिल्टेड ना हो, ना लगे रहें। ठीक है। तो ये कुछ कानूनी प्रावधान थे जिससे रिलेटेड थे। अब अगर हम जातिगत भेदभाव की बात करते हैं तो इसके कानूनी प्रोविजंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 15 में हमको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको भेदभाव के अंत की बात करी जाती है। आर्टिकल 15 तो आपने फिल्म भी देखी होगी, देखो तीसरी फिल्म का रेफरेंस दे दिया मैंने आपको। तो फिल्में बड़े काम की हैं भाई, देख लिया करो कभी कभी। ठीक है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इनकी संख्या कितनी है? एक आप देख सकते हैं केवल धर्म, 2 मूल वंश, 3 जाति, 4 लिंग और 5 जन्म स्थान। यानी इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि इसका दूसरा मीनिंग यह भी हो सकता है कि इनके अलावा या इन 5 के अलावा भेदभाव किया जा सकता है, जैसे आप देखने को मिलता ही है आपको।
इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद भाग 3 जो है, संविधान का जो भाग 3 है जिसको आप फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जिनको रखते हैं, उनमें विशेष रूप से 14 से लेकर के 18 तक नागरिक समानता की बात करी गई है। और जब समानता की बात कर दी जाती तो फिर तो जातिगत भेदभाव इसी के अंतर्गत ही आ जाएगा ना। भेदभाव, समानता, भेदभाव का अंत जो है वो समानता की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से भी इसको देखा जा सकता है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि 17 है, जो खासकर उन लोगों के लिए है जो वंशानुगत डिस्क्रिमिनेशन को झेलते आए रहे हैं, उनको भी एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अस्पृश्यता का अंत है इसमें, ठीक है। इसे कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। अगर हम इसमें दो कानून की बात करेंगे तो आप देख सकते हो, एक तो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और दूसरा जो है आपका है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1889, जिससे इसको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो आज की जो ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, बताई, सुनाई है, और जो खबर आपने सुनी है और इससे रिलेटेड जो आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, अगर इससे संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रश्न है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप हमसे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में फिर इसी तरीके के एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हम शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।